तो आर्थिक विकास और गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? यानी कि देखिए, जैसे यानी कि आर्थिक गरीबी, ठीक है, आर्थिक विकास हो और आर्थिक गरीबी हो, ठीक है। आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? तो ये बच्चों आर्थिक परिणाम है। कैसे परिणाम है? हमारे आर्थिक परिणाम, ठीक है। पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? तो आर्थिक परिणाम। लोकतंत्र में भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं की हैं? तो भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं की हैं? तो सामाजिक आर्थिक। क्या कहा बच्चों? भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं की हैं? तो सामाजिक और आर्थिक शक्तियाँ जो हैं वह प्राप्त नहीं की हैं। भारत की लोकतांत्रिक यानी जो भारत में लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं उसमें, ठीक है। तो लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं की हैं? तो सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य क्या है? आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्ध कराना। आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं के कम मूल्य पर उपलब्धता सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ है आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता। उसके बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित हैं। उद्यमों से स्वामित्व पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित हैं। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? जो नई आर्थिक नीति थी उसका उद्देश्य क्या था? तो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य था सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश था। 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो सब जानते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया? तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया फ्रांस और प्रसाई युद्ध में। किसमें? फ्रांस और प्रसाई युद्ध, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? तो भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कैरिबियाई द्वीप में विस्थापित किया गया था। कैरिबियाई द्वीप में, कहाँ पर? कैरिबियाई द्वीप पर विस्थापित किया गया था भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? तो इंग्लैंड में राजतंत्र को 1688 में समाप्त किया गया। इंग्लैंड में राजतंत्र को 1688 में समाप्त किया गया। ऑपरेशन फ्लड
किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है हमारा दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक पैदा होता है? तो गेहूँ सर्वाधिक पैदा किस में होता है? गेहूँ सर्वाधिक पैदा उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। और इसका जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, इसका मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो जो पाइपलाइन परिवहन है उसका संबंध खनिज तेल से है। ठीक है। वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? तो कानून पारित कर वर्ष 1956 में श्रीलंका में हमारी सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य दिल्ली नहीं है। उसके बाद अगला है हमारा, कौन सा अगला है? भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं, जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? तो भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं, तो उससे हमारी सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज की संस्थाओं में है। ठीक है। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दबाव समूह। ठीक है। लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार, है ना, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह नागरिक के प्रति उत्तरदायी होती है। किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है? तो किस शासन व्यवस्था को, क्या कहा कि किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है? तो वह होती है हमारी गैर लोकतांत्रिक शासन में। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो हमारा प्रति व्यक्ति आय पर भी, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी, औसत साक्षरता दर पर भी, और ये सभी। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? तो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं क्या? सीधे उपभोक्ता प्रयोग। ठीक है। उसके बाद भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? तो भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा इंजीनियरिंग वस्तु का है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? तो उपभोक्ता का अधिकार है चुनने का। ठीक है। अगला है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में कौन से हैं? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण है? नए मध्य वर्ग का उदय, है ना, और उदारवादी विचारधारा का प्रसार, और क्रांतिकारियों का उदय, यानी ये सारे उपरोक्त सभी हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व हमारा किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो 18वीं शताब्दी के मध्य में हमारा कुटीर उद्योग का पतन हुआ। क्या हुआ? कुटीर उद्योग का पतन। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है?
पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है। उसके बाद निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो वन संसाधन को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। कोलार संबंधित है, जो कोलार है वह सोने से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल गेहूँ है। सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो हमें किस में करना चाहिए? झारखंड, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो कौन से जुड़ते हैं? सिल्वर पोरबंदर। श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? तो हमारे 2 उपसमूह निवास करते हैं। ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की? किसके? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है। उसके बाद है किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया, किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास नहीं होने दिया? क्या कहा कि किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक और राज्यसभा से पारित किया गया, किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास नहीं होने दिया? तो वर्ष 2008 में। ठीक। वर्ष एक मिनट, ये थोड़ा अच्छा ये आपके लिए HW है, मैं समझ गया। तो आप जल्दी से कमेंट करिए मेरे लिए। ठीक है। मैं कर रहा हूँ कमेंट आपकी। 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारी जनता की मांग मान लिए जाने के परिणाम स्वरूप, है ना, 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारी जनता की मांग मान लिए जाने के परिणाम स्वरूप 7 पार्टी अलायंस ने किसे अतिरिक्त सकारात्मक प्रधानमंत्री चुना? तो किसको चुना था? गिरिजा प्रसाद कोइराला को। ठीक है। अगला है हमारा क्या कि मैनचेस्टर के व्यापारियों ने किस उत्पाद को भारत में मेड इन मैनचेस्टर के नाम से बेचना आरंभ किया? तो कपड़े को। नेपाल के लोकतंत्र संबंधी आंदोलन को समर्थन देने वाले दल थे, तो कौन थे? सप्तदलीय, है ना, सप्तदलीय गठबंधन और माओवादी बागी, यानी कि आ और वा दोनों, माओवादी बागी और सप्तदलीय गठबंधन, है ना, नेपाल के लोकतंत्र संबंधी आंदोलनों को समर्थन देने वाले दल थे। कौन से? सप्तदलीय गठबंधन और माओवादी बागी। ठीक है। भारत में किस प्रकार की पार्टी व्यवस्था क्रियाशील है? भारत में किस प्रकार की पार्टी व्यवस्था क्रियाशील है? तो बहुदलीय। ठीक है। प्रकार की पार्टी व्यवस्था क्रियाशील है। 18वीं शताब्दी में पुस्तकालयों का संचालन 18वीं शताब्दी में
किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। ठीक है, क्या कहा? 18वीं शताब्दी में पुस्तकालयों का संचालन किस देश से आरंभ हुआ था? तो फ्रांस से। ओके। मार्टिन लूथर की वह रचना जिसने ईसाई धार्मिक आंदोलन की नींव डाली का नाम है। तो 85 स्थापनाएं थी। ठीक है, कितनी? 85। मार्टिन लूथर की वह रचना जिसने ईसाई धार्मिक आंदोलन की नींव डाली का नाम है। कौन है? 85 स्थापना। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ के सामाजिक समूह में प्रमुखता है सिंहलियों की। ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर हमारी स्थित है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह हमारी कृष्णा नदी पर निर्मित है। किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को अन्य औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो जो मुद्रा नोट है वह कौन जारी करता है? हमारा रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आती है? तो 57% आती है भारत में लगभग। ठीक है, भूमि कृषि योग्य। ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है गोरखपुर में। कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। उसके बाद आगे बात करें तो भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। कौन कहलाता है? अहमदाबाद कहलाता है। ठीक है, अहमदाबाद। एक मिनट। ठीक है। उत्तरी आयरलैंड में यूनियनिस्ट पार्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो बताइए मुझे कि उत्तरी आयरलैंड में किसमें? उत्तरी आयरलैंड में यूनियनिस्ट पार्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रोटेस्टेंट का करती है। एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश की विशेषता है? एक दलीय शासन व्यवस्था किसकी देश की विशेषता है? तो एक दलीय शासन व्यवस्था हमारी भारत की शासन व्यवस्था है। ठीक है, विशेषता। बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो लौह एवं रक्त नीति। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हमारी हिंदी को छोड़कर कितनी हैं? वह हमारी हैं 21। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? 21। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1919 में हुआ। ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस से हुआ। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? वर्ष 1915 में लौटे। ठीक। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो जल्दी से बताइए। दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उनकी संभाव्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संसाधनों का विकास है वह किस पर निर्भर करता है? उनकी संभाव्यता पर और उनकी
प्रौद्योगिकी पर भी। ठीक है। निम्न में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने में हैं? तो कौन है? चीता है, ठीक है, पहाड़ी कोयल और मधुका इंसिग्निस। तो ये सभी किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तो किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तो उर्वरक का निर्माण भारत नहीं करता है। ठीक है। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। ठीक है, कौन है? कृषि। ठीक है, आजीविका का प्रमुख स्रोत हमारा कृषि है। ठीक है, ओके। उसके बाद है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ना, ये वाला प्रश्न अच्छा है, इसको आप लोग कमेंट करिए मुझे जल्दी से। ठीक है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा देश है? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? तो जो बेल्जियम है ना, वो किस में स्थित है? तो हमारा पश्चिमी यूरोप में है। ठीक है, एक मिनट। अगला है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किस में सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है? तो किस में से एक है, जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चों, इसका भी मैंने आपको बताया नहीं, इसका भी आंसर। तो ऐसा कीजिए, आप इसका भी कमेंट करिए। जो मैं दे रहा हूँ बच्चों करना ज़रूर है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप इसको ढूंढेंगे ना तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा। और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है, जैसे मिल जाए। ठीक है, तो इन सभी को आप कमेंट ही करेंगे। ठीक है, इन सभी को आपको कमेंट ही करना। ठीक है, जैसे मिल जाए एकदम कमेंट कर देना, और मैं देखूँगा कि किस बच्चे का सही गया। ठीक है, उसका रिप्लाई भी दूँगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब सभी का आपको इनका कमेंट करके बताना है। ठीक है, जैसे सत्ताधिकारी अपने ऊपर बढ़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकती है ना। लोकतंत्र शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी सरकार बनाए जो अनुरूप कार्य करे, जो कि अवस्थाओं और अपेक्षाओं के है ना उपलब्ध हो नागरिक के। ठीक है, समकालीन विश्व में किस शासन का प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ठीक है, और देखिए जैसे ये है प्रश्न, क्या है खुद देख लीजिए कि इनमें से ये थोड़ा समझते हुए चलेंगे। इस देखिए पहला प्रश्न क्या है, इनमें से किस वर्ग में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हुआ था? तो कब हुआ था नेपोलियन संहिता का उदय? 1804 में हुआ था। ठीक है, 1804 में हुआ था नेपोलियन संहिता का उदय। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वह मेजनी था। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा वर्ष 1948 में हुई। ठीक, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो हमारी संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो मान्यता मिली थी वो मिली थी कुस्तुनिया की संधि में। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से यह किसका कथन है
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? तो ये मेटरनिख का कथन है। फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1789 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। जर्मनी को किस वर्ष एक राष्ट्र यानी कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो जर्मनी को 1871 में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में हुई। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध। ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किससे था? तो जर्मनी से था। ओके, निम्नलिखित में किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को। ठीक है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो सीमित राजतंत्र राष्ट्र था। ठीक, राज्य। ठीक है, अगला है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ठीक, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। किसकी थी जर्मनी में एक मुख्य भूमिका? ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ठीक है, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ठीक है, ओके, ठीक भाई, इतना क्लियर। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, है ना, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कब? 1848 की क्रांति राज्य, है ना, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद अगला आते हैं, अगला है अब 1848 की, है ना, ये तो हो गया। जर्मन संस्कृति में वॉक्सजिस्ट का आशय था। क्या था वॉक्सजिस्ट का आशय? तो वॉक्सजिस्ट का मतलब होता है हमारा राष्ट्र। जर्मन संस्कृति में वॉक्सजिस्ट का आशय क्या था? राष्ट्र। राष्ट्रीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। राष्ट्रीय प्रजातंत्र की स्थापना, ठीक है, इंग्लैंड में हुई। ज्यूसेppe मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली था। ठीक है, उसके बाद अगला है, क्या है अगला? पढ़ते हुए चले एकदम बढ़िया। ये थोड़ा बच्चों धुंधला हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप सही पढ़ पा रहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वर्ष 1915 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर और गरीब लोग दोनों करते थे। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? तो वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया।
पुनः पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। सबने उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर क्या है? करो या मरो किसका नारा था? तो महात्मा गांधी जी का था। वंदे मातरम गीत की है ना, किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। भारत जाने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1922 में। ठीक है, अगला आते हैं। अगला क्या है, हम लोग देख सकते हैं। आ जाइए। क्या है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो वर्ष 1930 में चलाया गया। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। भारत जाने पर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1919 में, वर्ष 1922 में घटित हुआ चौरी चौरा कांड। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किए? तो हो गए। ठीक है, ये तो हो गए। ओके, अगला है, अगला क्या है देखिए। अगला है, भारत में राष्ट्रीयता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीयता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। ठीक है, ओके, महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसका कथन है? तो यह कथन है हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी। उसके बाद अगला है, अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश जाने जाते थे? तो चीन और भारत। ठीक है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ वर्ष 1929 में हुआ। ब्रिटेन को सरकार के बड़े मूल ये थोड़ा अजीब है बच्चों, इसको पढ़ते हैं कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत बनाने में किस भार निर्भरता बृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? तो हेनरी फोर्ड का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों तक सीमित है? तो वह है जर्मनी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है,
अगला है, ठीक है, क्या है ये बच्चों आप खुद पढ़ लीजिए, इसमें उत्तर भी दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं एक बार चलो पढ़वाई देता हूँ कि है ना, क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ वर्ष 1914 में हुआ, ठीक है। ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूँ व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक। यूरोपीय देशों में मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का है ना आपस में बंटवारा कर लिया? तो अफ्रीका ने, ठीक है। किसने? अफ्रीका ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला क्या है बच्चों? अगला देखते हैं। अगला है कि भूमि एक संसाधन है। क्या संसाधन है? तो एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार हमारा सीमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो हमारी जो चट्टान है वह अजैविक संसाधन है, ठीक है। आगे है रियो डी अनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1992 में हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है। और कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मृदा उपयुक्त है कपास की खेती के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है हमारी पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी? तो पर्वतीय मिट्टी होती है। यहाँ पर टिकी गलत लगा हुआ है बच्चों, थोड़ा सा आंसर गलत हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। इसको छुपा लीजिए, ये तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैसा कर दूँ? वाइट, ठीक है भाई, लीजिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है क्या? हिमनद, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला है हमारा क्या? देखिए, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो सीमेंट, ये तो हो गए ना, ये तो हो चुके। थोड़ी बचे हैं बच्चों, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन खनिज निम्नलिखित में से कौन खनिज अपघटित पदार्थ है? बताइए, है ना। तो कौन है? बॉक्साइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
आधारभूत है, तो लेड अयस्क है आधारभूत। ठीक, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का। ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरमा निश्चित निम्नलिखित में से किस खनिज का ये जो है प्रजनन उत्पादक है, अभ्रक। निम्नलिखित में चट्टानों में से किस चट्टान के चारों में स्तरों में, चलो ये बच्चों बाद लिखेंगे। ठीक है, और बच्चों ये देखिए, ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं लाया हूँ। देख लीजिए कि आर्थिक गतिविधियों रोजगार परिस्थितियों के आधार पर है ना कैसे वर्गीकृत की जाती हैं, तो ये बच्चों संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, तो ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित क्षेत्रक, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। इस क्षेत्रक में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। ठीक है, उन्हें वेतन, छुट्टी और भविष्य निधि है ना, सेवानुदान आदि प्राप्त होता है। सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने इसका उदाहरण है। और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। इस क्षेत्रक में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती। यहाँ वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है। इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान तथा सड़कें पर विक्रम करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ ढाने वाले लोग शामिल हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देख सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रश्न कहता है। वो देखिए कि निम्नलिखित स्थानों में दिए गए इनके स्थान को इसमें में दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए दर्शा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कहा गया है, पहले उसको देखिए बच्चों कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था है ना, वह वर्ष 1920 में कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो अगर हम महाराष्ट्र में दर्शाना चाहें तो महाराष्ट्र में दर्शा देंगे। जैसे ये इसका बिंदु है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और वह स्थान जो किसानों के सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह नगर जो जलियांवाला बाग घटना से संबंधित है ना, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऐसे ही बता देंगे। देखिए, इसमें आपको जिले के नाम भी लिख दिए यहाँ पर, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सारे जिलों के नाम आपके लिख दिए। ठीक है, इनको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है सारे आप लोग याद कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेकर। ठीक है, और ये जो है ये भूगोल के मानचित्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो उसमें क्या है क्षेत्र बताए गए हैं, कौन सा कहाँ क्षेत्र है, तो ये भी याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, क्या है पहला हमारा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र। तो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र कहाँ हैं, जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं पंजाब में,
उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। जलोढ़ मृदा के क्षेत्र कहाँ हैं? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। काली मिट्टी के क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ हैं? तो काली मिट्टी के क्षेत्र हमारे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। लैटेराइट मृदा का एक क्षेत्र है, तो लैटेराइट मृदा के क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर लैटेराइट मृदा के क्षेत्र हैं। तो ऐसा करिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे लिखवा देते हैं आपका स्क्रीनशॉट। जल्दी से फटाफट बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। इसका लीजिए, ठीक है, इसका लीजिए, या फिर मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ वीडियो के अभी और आप ठीक है देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो ख़त्म हो गया, अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक चाहिए और लाइक वाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, चलिए।